अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान के कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम नुकात सामने आ गए हैं, जबकि मुकम्मल इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट 4 जून को पेश की जाएगी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सरकार रवां माली साल ज़री शोबे को मजमूई शरह नमू 2009% रही। दिलचस्प बात यह है कि काबिल काश रकबा 3.6% कम होने के बावजूद ज़री पैदावार में बेहतरी देखी गई। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर गंदम की बात करें तो इसकी काश्त शुदा रकबा जो है 4.4% बढ़ा, जबकि पैदावार 4.3% इजाफा देखा गया। 2.96 करोड़ टन तक पहुँच गई। चावल की पैदावार में भी 2.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गन्ने की पैदावार 6.2% इजाफे के साथ 8.94 करोड़ टन तक जा पहुंची। ताहम तमाम शोबों में सूरत हाल यकसा नहीं रही। नाज़रीन, मकई की पैदावार में 2.7% की कमी देखी गई, जबकि कपास की पैदावार में 0.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। कपास के ज़ेर काश रकबे में भी 1.5% की कमी सामने आई। नाज़रीन, दीगर फसलों के शोबे में मजमूई तौर पर 2.4% नमू हासिल हुई, लेकिन सबसे हैरान कुन इजाफा चने की पैदावार में देखा गया, जहाँ पैदावार रिकॉर्ड 50.4% बढ़ गई। इस तरह आलू की पैदावार में भी 27.6% इजाफा, आम में 11.6% और केले की पैदावार में 30.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हल्दी की पैदावार में भी 25.1%, जबकि मिर्चों की पैदावार में 9.2% इजाफा भी ज़र शोबे की मुस्बत कारकर्दगी को जाहिर करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ काटन, जिनिंग और दीगर मुतफरक ज़री शोबों की शरह नमू सिर्फ 1% रही, जो इस शोबे में मौजूद चैलेंजेस की निशानदेही करती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ज़री पैदावार में बेहतरी आई है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ, पानी की किल्लत और पैदावारी लागत में इजाफा अब भी पाकिस्तानी ज़राअत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले बजट और ज़री पॉलिसियों में हुकूमत किसानों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए क्या इक़दामात करेगी। पाकिस्तान के कौमी इक़्तिसादी सर्वे का जो नुकात है वो सामने आ गए। इसी हवाले से अब हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद खोकर साहब, आप सदर है किसान इत्तेहाद के, और डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप साबिक वज़ीर ख़जाना है, और शेख साद अली, आप IT एक्सपर्ट हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी? बजट के हवाले से आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो रही है, जैसे पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से बहुत आवाम परेशान है। कहा जा रहा है कि IMF की तरफ से टारगेट ज़्यादा दिया गया है लेवीज़ का। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाला बजट 2026-27 कैसा होगा? क्या कुछ रिलीफ मुतवक्को है, या जो डिक्टेशन IMF से आ गई है उसके मुताबिक ही होना है? देखें, आई थिंक कि इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि बड़ा कोई रिलीफ का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने रिलीफ की बात ही नहीं की। ठीक है। और ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई इस तरह का इंदिया दिया है कि वो कोई टैक्स कम करना चाहते हैं या कीमतें कम करना चाहते हैं या कोई और रिफॉर्म्स का एजेंडा उनका कोई सामने नहीं आया। ठीक है। सो यही हम अस्यूम कर सकते हैं कि वो पुराने जो तर्ज पे ही ये बजट भी बनेगा। ठीक है। उसमें पिछले साल के मुकाबले में 15-20% इजाफा होगा, और उस इजाफे को फाइनेंस करने के लिए आपको नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है कि बाकी जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स तो वो तो सारा साल लगते रहते हैं, वो भी करते रहेंगे। ठीक है। और बिजली के भी उसी तरह नर्ख जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है। चेंज मुझे नजर तो नहीं आ रहा कि जहाँ कोई इरादा भी नहीं लगता और हुकूमत ने कोई तैयारी भी नहीं की हुई। जी जी।
تو میرے خیال میں یہ مور آف دا سیم ہی ہوگا جو جی ہر سال ہوتا ہے، وہی صحیح ڈرامہ اس صحیح سال بھی ہوگا۔ اچھا خالد کھوکر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا بجٹ کیسا ہوگا؟ کیا کچھ عوام کا بھی سوچا جا رہا ہے یا صرف آئی ایم ایف کو ہی دیکھا جائے گا؟ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی پہلے کی طرح بجٹ جو ہے وہ ٹیکسوں پہ مشتمل ہوگا اور عوام کے لیے مزید پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ لیکن جی میں ایز اے کاشتکار یہ دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ زراعت کے حق میں تو نہیں آ رہا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہماری پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمیں نہیں امید کہ ہماری پیداواری لاگت میں ہمیں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، صحیح ہمیں اتنی سبسڈی دی جائے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، ہم بیلنس اتنی سبسڈی دی جائے کہ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکیں۔ صحیح کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں جی۔ ایک ہمیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے جی، جی اچھا حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے انہیں کہا کہ گندم کو ڈی ریگولیٹ کرو، یہ ہمارے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈی ریگولیشن سے مراد ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ، نہ آٹے کا ریٹ طے کر سکتے ہیں، نہ روٹی کا ریٹ طے کر سکتے ہیں، نہ کوئی پابندی لگا جی سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اچھا تو پھر آئی ایم ایف کی بات تو نہ مانی گئی۔ آئی ایم ایف کی بات مانی جاتی ہے صرف کاشتکار کے نقصان میں، جہاں کہیں کاشتکار کا فائدہ ہو رہا ہو تو وہاں نہیں مانی جاتی۔ کاشتکار کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، معاشیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے اس دفعہ جو ایگریکلچر امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا ہے وہ $6 بلین ہے، $2.1 بلین صرف چاول میں کمی آئی ہے ایکسپورٹ میں۔ صحیح کاٹن کی $2 بلین کا اضافہ ہوا ہے، 70% آپ کی میز کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، یعنی 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 42% آپ کی فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 60% کوئی سیسمی یعنی کہ تیل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ اس وقت زراعت پاکستان میں نہ باعزت اور منافع بخش کاروبار نہیں رہا۔ صحیح آپ مجھے ایک چیز بتائیں، نہ ہمیں گندم کا ریٹ ملا، نہ آلو کا ملا، نہ مٹر کا ملا، نہ تل کا ملا، نہ پچھلے سال ہمیں کپاس کا ریٹ ملا، تو کاشتکار جائے تو جائے کہاں؟ صحیح اس وقت پوری دنیا میں جو نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی اور نمبر 2 پہ بارڈر سیکورٹی ہے۔ جی بالکل اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دونوں کا بجٹ کیا ہے، ہم دنیا کا کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم سایہ ملک کو لے لیں، اگر ڈیفنس کا بجٹ لیں تو ان کا ہم سے 12 گنا زیادہ ہے، صحیح اندازہ خود کر لیں۔ اسی طرح ہم ان کا ایگریکلچر میں بھی یہی صورتحال ہے، صحیح کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم کسی لحاظ سے اس کو کمپیٹ نہیں کر رہے، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ایگریکلچر کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح ایگریکلچر اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں آج آپ کی عزت ہے تو وہ صرف نیشنل سیکورٹی کی وجہ ہے، کہ نیشنل سیکورٹی میں فوڈ سیکورٹی بھی ہے، بارڈر سیکورٹی بھی ہے۔ جی بالکل ہمارا ایک سلوگن تھا کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ صحیح اور وہ سچ ثابت ہوا۔ جن لوگوں کے پاس فوڈ سیکورٹی اور بارڈر سیکورٹی جن ملکوں کے پاس نہیں تھی، جی ان کے حالات دیکھ لیں ٹھیک کہہ رہے کہ ہیں وہ ببل تھا، پھٹ گیا یکدم۔ صحیح آج ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دیے، ٹھیک ہے لیکن ہمیں ول نہیں ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ صحیح حقیقت جو ہے ہم زراعت میں آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کپاس میں 92 میں ہماری 1.28 کروڑ بیل تھی، انڈیا 1.10 کروڑ تھا، جی بالکل اور ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی کم کیا، اب ہم 55 لاکھ پہ ہیں، انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ اگر ہم وہ ویٹ جو ہم نے کم کیا وہ نکالیں تو ہم 45 لاکھ پہ ہیں۔ صحیح ہمارے لیے تو اس معاملے میں ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، صحیح کہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا طوفان لا رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ایک ہیں نیا، یعنی کہ سنگاپور نیوزی لینڈ جتنی آبادی جی ایڈ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ ملک جتنی آبادی ہم ایڈ کر کھوکر رہے ہیں۔ صاحب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی دوبارہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے خالد کھوکر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت زراعت کی صورتحال تو بہت ناکفتہ بے ہے، اور بہت ساری چیزوں کی انہوں نے بتایا کہ ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے، اور آئندہ حکومت کا کوئی ارادہ بھی نہیں کہ اس حوالے سے کچھ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے بار بار فوڈ سیکیورٹی کا ذکر کیا، بڑی عام بات کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہی زراعت کا شعبہ نیگلیکٹ ہوتا رہا تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوں گے اور ہماری فوڈ سیکیورٹی واقعی کمپرومائز ہو جائے گی؟ دیکھیں آئی تھنک کہ 1-2 سال میں تو ایگریکلچر سیکٹر کو بہت سے دھچکے دیے ہیں حکومت نے، اور ڈی ریگولیشن کے نام پہ ایکچولی کسانوں کا احتساب کیا گیا۔ ان کو پرومس تھا کہ وہ 4,000 روپے من پہ ان کی گندم بکے گی، لیکن جب ڈی ریگولیٹ کیا تو 2,200 پہ بکی۔ وہ اتنا بڑا نقصان تو فارمرز نے سہا ہے، اور اس کے بعد سے پھر کوئی اس کو ریلیف بھی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھ لیں کہ بجلی کی قیمتیں اور
पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, अभी तो फर्टिलाइजर हम खुद बनाते हैं, लेकिन जब दुनिया में कमी आएगी तो जाहिर है कि हमारे मैन्युफैक्चरर भी उसको महंगा करेंगे। सही। फिर हमारी इम्पोर्टेड भी हैं फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बाहर से हम मंगाते हैं सही। चीजें। तो आई थिंक कि इस वक्त एग्रीकल्चर के ऊपर तो खासा मेजर इम्पैक्ट पिछले सालों का भी आ रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप इंडस्ट्री का हाल देखें तो वो एग्रीकल्चर से भी बदतर है। सही। क्योंकि उधर सबसे महंगी बिजली उनको नंबर 1 मिलती है, उसके बाद टैक्सों का बिछाड़ है, सही। बेशुमार टैक्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा। सो आई थिंक एक किस्म का पूरा जो फोकस है कि वो IMF के प्रोग्राम के मुताबिक टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन जो रिफॉर्म्स करनी है, जो आपने आसानियां पैदा करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, टैक्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो चीजें बिल्कुल उनके ऊपर फोकस नहीं है। सही। और अगर हम समझें कि शायद बजट में कोई आज के कोई ऐसा जादू करेंगे कि वो सडनली सारी चीजें बदल जाएंगी, ऐसा को मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन है, वो नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर ये करना भी होता तो कम से कम पहले पता तो लगता। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो हुकूमत का कोई इरादा दिखाई नहीं देता कि वो इस तरह के कोई इकदामात करे जिससे कोई इंडस्ट्री को, ज़राअत को या आवाम को फ़ायदा हो। तो खालिद खोखर साहब जो सूरत हाल बता रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो तो बहुत परेशान कुन है। आवाम पहले ही पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा घिर चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि अब इसका क्या हल होना चाहिए? हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर ख़ासतौर पर ज़राअत के मामले में फिर क्या करना होगा? आपका ये फील्ड है, आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि अपने शोबे को बचाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या कर सकते हैं किसान अपने तौर पे? पहली चीज तो यह है कि हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया इस बजट में कि हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास बैठ के उन्हें बता सकें कि हमारे इश्यूज क्या हैं, क्योंकि वो फाइनेंस, हमारे जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो काश्तकारों को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं करते। उनसे मुलाकात, सबसे बड़े स्टेक होल्डर की कोई मुलाकात नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। पहली चीज तो ये है। हमारी कोशिश काविश के बावजूद फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना उन्होंने हमसे पूछा है, और बार बार उनको मैसेज करने के बावजूद उनकी तरफ से कोई रिप्लाई वापस नहीं आया। यानी उन्होंने हमें पाकिस्तानी नहीं समझा, इंसान नहीं समझा, हमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उन्होंने नहीं समझा। मैं ये समझता हूं कि ये उनका पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा इक़दाम है कि काश्तकारों से राब्ता ना करना, उनसे उनके मसाइल ना पूछना, उनसे पैदावारी लागत के बारे में ना पूछना, उनसे ना पूछना कि उनको प्रोड्यूस का रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या वो आगे ज़राअत जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। लेकिन ना इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है। इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकते तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? अब आपके सामने हमारी गंदम जब आई है तो उसकी सेल शुरू हुई है 2800 रुपए से लेके 80% 3200 तक सेल हुई है। जब इससे रेट ऊपर गया है तो उस वक्त हुकूमत इन होगी, लोगों के घरों से जबरदस्ती उठाई है। हत्ता के मैं टीवी पे खबर देख रहा था, टीवी पे बाद में मुझे कॉलें भी आई कि बहावलपुर डिवीजन से सीड की भी जबरदस्ती उठाई जा रही है। यानी कि बदकिस्मती इस मुल्क की, खुदा की कसम, यानी किसी महज़ब मुआशरे में होता जो सीड की गंदम उठा के जाके खाने के रखते उसको गोली मार दी जाती। सही, क्योंकि अगर आपके पास अगले साल सर्टिफाइड सीड नहीं होगा तो आप काश्त कहां से करेंगे? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपका एक्सपोर्टर रो रहा है, सनतकार रो रहा है, काश्तकार रो रहा है, फिर खुश कौन है? मुझे आप एक चीज बताएं कि पंजाब में आप देखें ना, एक एक वजीर के पास 2-2 गाड़ियां क्यों हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह है उसकी? उनको क्या 2-2 वो लोग हैं? 2 सीटों गाड़ियों पर बजाक वक्त उन्होंने बैठना है। अपने खर्चे इस हद तक बढ़ा दिए है। मैं एक सीधा सवाल करता हूं, मैं एज ए काश्तकार कहता हूं मेरी इंटरनेशनल रैंकिंग आती है, मैं दूध में 4थे नंबर पे हूँ, मैं गन्ना पैदा करने में 6ठे नंबर पे हूँ, मैं कपास में 5वें नंबर पे हूँ, मैं गन्ने में 7वें नंबर पे हूँ, इसी तरह चावल में 7वें 8वें नंबर पे हूँ, मैं इंटरनेशनल रैंकिंग में आता हूँ। मेरी अदलिया कहाँ पे आती है इंटरनेशनल रैंकिंग में? 124वें नंबर पे। उनकी बनावट देख ले, मेरी बनावट देख ले। ये बात तो गुड गवर्नेंस के मसाइल तो पाकिस्तान के अंदर नहीं, देखिए ना, मैं आपको अर्ज कर, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे जज्बात नहीं है? मेरी औलाद नहीं है?
क्या मैंने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाना, मैंने अपने बच्चों को कपड़े लेके नहीं देने, मैंने कह बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देनी? सही। अच्छा, क्या मैंने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करना? क्या मैंने इस मुल्क की 26 करोड़ आवाम के लिए खुराक पैदा नहीं करनी? बिल्कुल करनी, देखिए ना, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मुझे बड़ा क्या मेरा काश्तकार जब उसकी 70 साल उम्र हो जाए, उसके बाद उसके लिए कोई किसी किस्म का है, अब आप देख लें कि अदलिये के लिए क्या है। एक जस्टिस रिटायर होता है, उसको वो मरते तो दम तक सारा क्या मिलता जितना है? भी गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं, उनके देखिए, पास मेरी है, बात बिल्कुल सुनें। बहुत नहीं, एक इख्तियारात। मिनट, मैं अपने दिल की बात, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में याद करके आपको बता रहा हूं। हमें तकलीफ है इस बात पे सही। कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ किसने दिया है? ज़राअत ने, किसान ने। जी, बिल्कुल। एक मिनट मुझे आप टाइम देंगे। जी। जब 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा। सही। आपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने, जो हमारा दिल है, हमारी जान है, ये पाकिस्तान, जब एटमी धमाका किया, जी। ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया पाकिस्तान के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन पूरी दुनिया ने लगा दी। सही। अगर आपने 17 साल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, को भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में। सही। कोविड-19 आया जी। उस वक्त कोरोना में पूरी दुनिया में भूख नाच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब खाना खा के सोते रहे। सही। अभी ईरान इसराइल जंग में कोई पाकिस्तान में भूखा नहीं रहा है, ज़राअत की वजह से, इस किसान की मेहनत की वजह से। सही। और किसान को उसके बदले क्या मिला? हर सही। चीज पैदा करके देने वाले को, जी, वो बिल्कुल। गोश्त है, चावल है, कपास है, कोई चीज है, जी, बिल्कुल। उसे पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है। इज्जत की सही। निगाह से देखा नहीं जाता उसको। सही। आज हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, मुझे आप एक चीज बताएं, हमें तकलीफ नहीं है इस बात की कि पिछले साल बिल्कुल, हमने कोई शक गंदम नहीं। बेची, जी। हमने गंदम बेची 1800 से 2200 में। जी, बिल्कुल। गरीब आदमी ने खरीदी 4500 रुपए में, किसी को गोली मारी गई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये किसी बात तो का- आपकी मैं- बिल्कुल देखना- ठीक है, इस हवाले से नहीं, पॉलिसी एक सेकंड। वाज़ेह नहीं। नहीं, गरीब जिसने 4500 में खरीदी, उसने भी हमें गालियां दी। जी, बिल्कुल। जाहिर है उसको तो ठीक है महंगी ना? मिली, उसने हाँ। तो कहना था। बिल्कुल, आप सही कह नहीं रहे हैं। नहीं, हालांकि काश्तकार तो अपनी 1800 से 22 नहीं, एवरेज 2 मिडिल मैन खा गया ना, मिडिल मैन का तो एक नेगेटिव रोल है ही हमारे पास, इसमें तो कोई शक चलो नहीं है। किसकी वजह से हुआ? नहीं नहीं नहीं, उसको सपोर्ट किसने किया? इस सिस्टम ने किया, इस हुकूमत ने उसे सपोर्ट किया। सही। नहीं, बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मिडिल मैन का जो नेगेटिव किरदार है उसको एलिमिनेट होना चाहिए, और जो भी फायदा है डायरेक्ट किसान तक जाना चाहिए। मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, सही। ये पाकिस्तान हम सबका है जी। जी, इसमें कोई ठीक है शक जी। नहीं है। सही है। हमें चाहिए, हमें आज चाहिए, हम बैठ के सोचें, हम दुरुस्त। किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। कि ताकि हमें कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पूरी सही दुनिया में है। अगले 3 साल बड़े चलें, मुश्किल पूछते हैं, सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं। सलमान शाह साहब, फूड सिक्योरिटी के हवाले से दोबारा सवाल उठाया है खालिद खोखर साहब ने, तो आप क्या समझते हैं कि हालात वाकई इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी एक वाकई इशू बन गया? हालांकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमारे अंदर बड़े मौके हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, इतनी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, इतना अच्छा ज़मींदार है, लेकिन पॉलिसियों का इशू है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कोई हुकूमत सोच रही है या अभी ख्वाब खरगोश में ही है? नहीं, आई थिंक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं और उस तरह की मैनेजमेंट करें, तो कम से कम 300-400 अरब डॉलर एक्स्ट्रा पैसा अच्छा। एग्रीकल्चर आपको दे सकता है। सही। और आपके पास निज़ाम है, नहरों का निज़ाम है, पानी है, आपके पास मौसम है, आपके पास ज़मीन है, सब कुछ है। सही। लेकिन आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास अच्छा बीज नहीं है, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, असल मसला ये, सही कह रहे हैं। आपके पास ये फर्टिलाइजर जो मिलना चाहिए किसान को उसके घर पे पहुंचाना चाहिए, वो नहीं है। सही। तो हर चीज में तो हम 2 नंबरी कर रहे हैं ना। और अगर सही कह रहे आप हैं। सीड ही देख लें, सीड पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4% सीड ऐसा है जी। जो कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कह सही। सकते हैं। सही। लेकिन अगर आपने हर काम में ना रिसर्च की है, इतने बड़े बड़े अदारे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रही, उन्होंने जी, भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान के लिए कुछ नहीं किया, एक्सटेंशन का काम कुछ नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। आपको पैदावार जो है दुनिया में हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, और ये चीज जो है उसने पाकिस्तान को गरीब कर दिया। किसान को तो गरीब किया ही जी है। जी, बिल्कुल। और हमारी पाकिस्तान को इकोनॉमी गरीब भी कर बिल्कुल दिया है। बैठ गई है। सही कह रहे हैं आप। तो हमें अगर आगे चलना है तो ये सारी मॉडर्नाइजेशन जो है एग्रीकल्चर की नंबर 1 हमें चाहिए मॉडर्नाइजेशन। सही। सही। हमें पूरी सीड इंडस्ट्री चाहिए जो कि
دنیا میں مانی جائے، جیسے نیدرلینڈز میں ہے سیڈ انڈسٹری، یا یورپ کی ہے، یا ساؤتھ امریکہ برازیل کی ہے. یہ ساری جگہوں پہ بہترین کام ایگریکلچر میں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا، اس پہ کام نہیں کیا جاتا. ہمارے منسٹریاں جو ہیں، ایگریکلچر منسٹری، اب فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن تباہی مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کوئی پازیٹیو کوئی آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اور یہی حال آپ کی انڈسٹری کا بھی ہے. صحیح، انڈسٹری میں بھی ہم کوئی ایکسپورٹ کے قابل چیز نہیں بنا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، کیونکہ انوویشن نہیں ہو رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں آ رہی، تو یہی وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بھی بیٹھ گئی ہے، زراعت بھی بیٹھ گئی ہے. اچھا شیخ صاحب بالکل بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی میں چلی گئی ہے، چپس بنا رہے ہیں. جی خالد کھوکھر صاحب ذرا مختصر، جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. خالد کھوکھر صاحب مختصر ذرا بات کر لیں، ہمارے پاس آئی ٹی ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، ذرا ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے جدید زراعت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے زرعی یونیورسٹیوں کی. جی ٹھیک ہے نا جی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کسی نے آواز بلند کی کہ جب یونیورسٹیوں سے ریسرچ لے لی گئی ایگریکلچر کی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یونیورسٹیوں میں ریسرچ نہیں ہے. جب لدھیانہ یونیورسٹی 60 کی دہائی میں بنی تھی تو انہوں نے جو ماڈل لیا تھا وہ لائل پور یونیورسٹی کو لیا تھا. جی اس میں کوئی شک. اور 60 کی دہائی میں ہم نے اسے ریسرچ لے کے ریسرچ کا الگ ادارہ بنایا. یہ تھی سب سے بڑی زراعت کے ساتھ دشمنی. کاٹن کو تباہ کرنے میں 60 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہا تھا. اس کی ریکمنڈیشن میں پہلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے. یہ کاٹن ایریا ساری شوگر ملیں ہم نے وہیں پہ بالکل وہی لگائی ہم نے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں نہ ریسرچ کے اوپر کسی نے آواز بلند کی، نہ اس کے اوپر کسی نے آواز بلند کی کہ کاٹن ہماری سب سے بڑی کیش کراپ ہے. ایک چیز میں آپ کو امپورٹنٹ اور بتاتا چلوں جی، نیشنل فوڈ سیکورٹی جو ہماری سب سے بڑی منسٹری ہے ایگریکلچر کی، جی ان 4-5 سالوں میں 15واں سیکٹری پرسوں لگا ہے جی. 15واں. ایک انڈین آرٹسٹ سمیتا پاٹیل، اس کو کینسر ہو گیا. میں نے پاکستان کے اخبار میں اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی، وہ لکھتی ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا تو جیون نہیں رہا. جب ہمارے سیکٹری کو پتا چلتا ہے کہ زراعت کیا ہے، ہر 2 مہینے بعد سیکٹری تبدیل ہوتا ہے. یہ ہے پاکستان کی زراعت کی اہمیت. جی صحیح کہہ رہے ہیں واقعی. 15 سیکٹریوں میں 8-9 سیکٹری عارضی چارج پہ تھے. جی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو ایک غیر ضروری صوبہ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی نہیں. میری اصل میں بڑی امپورٹنٹ. اچھا میری اس وقت حکومت سے گزارش ہے، میں پہلے بھی یہی گزارش کر رہا تھا، ہوش کے ناخن نے خدا کے لیے اس جدے گھر دانے ادھے کملے بھی جانے. کوئی شک نہیں. یہ لوگ اگلے سال گندم کاشت رہو، کاشتکار کو مراد دیں. اس کی صرف اتنا کریں کہ ایک پرائس کمیشن بنائیں ہر فصل کا، اس کی پیداواری لاگت نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ اس کا ریٹ بنا کے وہ ریٹ انشور کریں. اگلے سال آپ کی پیداوار میں 25% اضافہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. میں آپ کو عرض کروں ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا. اب کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا کہ 200 ہارس پاور. ظاہر ہے جب تک یہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہوگی، حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دی گی، خود کسان آگے نہیں بڑھے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا.